क्या यूएपीए नहीं है काफी? क्यों अर्बन नक्सलवाद से निपटने के लिए नया कानून लाने की कोशिश में है महाराष्ट्र सरकार? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद से निपटने की। कैसे आखिर महाराष्ट्र नक्सलवाद से निपटने नया नियम ला रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र की सरकार अर्बन नक्सलियों से पार पाने के लिए नया कानून ला सकती है। शेल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 नाम से यह बिल हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। इससे पहले जुलाई में भी यह प्रस्ताव दिया गया था जो खारिज हो गया। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बात न बनने पर वे इसे वापस मानसून सत्र में लाएंगे। जाने क्या है वो बिल जिसका बार बार हो रहा है विरोध, और क्या है अर्बन नक्सलिज्म जिसे खत्म करने की कोशिश में है महाराष्ट्र सरकार। क्या है ये विधेयक और कैसे काम करेगा, जानिए। यह बिल सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। इसमें 4 तरह के अपराधों के लिए किसी को सजा हो सकती है। गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना, सदस्य न होते हुए भी उस संगठन के लिए पैसे इकट्ठे करना, गैर कानूनी संगठन का प्रबंधन या उसकी मदद करना, गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त हो रहना, ये सब नियम है इसके। इन 4 अपराधों के लिए 2 से 7 साल तक की सजा और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। यह कानून इतना कड़क होगा कि इन अपराधों के लिए बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकेगी और जमानत भी नहीं मिल सकेगी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए से कैसे अलग है ये विधेयक, ये जान लीजिए। यूएपीए आतंकवादी रोधी कानून है जिसे नक्सलवाद से जुड़े मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह भी सरकार को किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। महाराष्ट्र के विधेयक और यूएपीए में फर्क यह है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर ध्यान देता है, वहीं यह बिल राज्य स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बना है। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी संगठन नक्सलियों को हथियार और फंडिंग मुहैया कराने में मदद करते हैं और मौजूदा कानून इससे निपटने में सक्षम नहीं है। बिल के मुताबिक नक्सल प्रभावित 4 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है और यहाँ कई ऐसे संगठनों पर पाबंदी लग चुकी है। क्या प्रस्तावित बिल में इन कामों को गैर कानूनी गतिविधि माना गया, ये जान लीजिए। अगर कोई सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में अड़ंगा डालता है या अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, अगर कोई व्यक्ति कानून संस्थानों और कर्मचारियों के कामकाज में दखलंदाजी करता है या करने की कोशिश करता है, हिंसा, तोड़फोड़ या जनता पर डर पैदा करने वाले कामों में शामिल होना या विस्फोटक और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करना या रेल, सड़क, हवा और पानी के संचार को बाधित करना या ऐसे करने की कोशिश करना गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है। कानून और सरकार की संस्थाओं के प्रति आज्ञा का उल्लंघन करना या ऐसे मामले के लिए जनता को प्रोत्साहित करना, यह भी शामिल है इसमें। इस तरह के सारे काम करने के लिए पैसा और सामान जुटाना भी गैर कानूनी गतिविधि में माना जाएगा। क्या है अर्बन नक्सलवाद? सवाल ये बहुत बड़ा है, अब ये समझिए विस्तार से। साल 2018 में पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव दंगों के मामले में देश के अलग अलग हिस्सों से कई बुद्धिजीवियों को हिरासत में लिया। इनमें वरवर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, साईं बाबा, बोरनेन गोनविजिलिज्म और अरुण परेरा जैसे नाम शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इनके पास से एक पत्र बरामद हुआ जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र भी था। इन्हें अर्बन नक्सल कहा गया है। हालांकि यह टर्म दंगों से 1 साल पहले ही चर्चा में आ चुका था। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने मई 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल कहा था जो शहरों में रहते हुए सत्ता विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। ठीक तुरंत बाद उन्होंने एक किताब लॉन्च की जिसका शीर्षक ही था अर्बन नक्सल। भीमा कोरेगांव केस की ये बात करें तो इसमें जिन्हें पकड़ा गया उनमें से लगभग सभी बुद्धिजीवी जमात से थे। इस वजह से इंटरनेशनल स्तर पर भी मुद्दा उछाला था। एनआईए ने भी तय आरोपियों को अर्बन नक्सल बताया था। जांच में माना गया कि शहरों में रहते हुए इंटेलेक्चुअल हिंसा की जमीन बनाते हैं जिससे देश विरोधी ताकतें फंड करती हैं और ये लोग कथित तौर पर एक खास मांग के साथ दंगा फसाद भड़काते हैं। क्या ये टर्म एकदम हवा में भी नहीं है? क्या लगता है आपको? ये समझ लीजिए। साल 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का एक दस्तावेज चर्चा में आया था। अर्बन
पर्सपेक्टिव नाम से। इस डॉक्यूमेंट में एक खास रणनीति का जिक्र है। इसमें शहरी लीडरशिप में कोई मुहिम चलाई जाती है जो सत्ता के विरोध में रहती है। ये पॉलिसी का विरोध भी हो सकता है या किसी खास पार्टी या नेता का भी। इसके पीछे सोच ये है कि शहरी कनेक्शन होने की वजह से नेता काफी पढ़े लिखे होंगे और जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल स्तर पर जाकर भी अपने को सही साबित कर सकेंगे। क्या स्थानीय लोगों स्टूडेंट से भी पक्का कनेक्शन रखते हैं ये जान लीजिए। कथित अर्बन नक्सल एक और काम करते हैं, वे लोकल स्तर पर भी पैठ रखते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी या एनजीओ तक स्टूडेंट से स्थानीय लोगों पर उनका सीधा असर रहता है। ऐसे में जो कहेंगे, जो कहना चाहेंगे, काफी लोग सपोर्ट में आ जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार को गिराने या उससे अपनी बात मनवाने के लिए पक्की रणनीति बनाई जा सकती है, जिससे लोकल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर सहयोग हो। आगे क्या हो सकता है ये जान लीजिए। बिल पहले भी मानसून सत्र में आकर खारिज हो चुका है, अब ये दोबारा आया है और ज्वाइंट कमेटी के पास जा चुका है। कोई बिल इस कमेटी के पास तभी भेजा जाता है जब उस पर विवाद हो या विरोध हो या फिर जिसका लंबा असर पड़ सकता हो। कमेटी उसे बारीकी से देखेगी, एक्सपर्ट से बात करके उनके सुझाव भी मांगे जाएंगे और जरूरत लगे तो उसमें बदलाव भी करेगी। समिति के सदस्य विधेयक की किसी भी धारा में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी जो मानसून सत्र में विधानसभा में रखी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार नियम कैसे लाएगी और इसका कितना असर पड़ेगा जनता पर, यह भी जान लीजिएगा। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।